तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ मैं औरंगजेब को। ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। और औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया था, 1658 से शुरू किया था शासन और 1707 तक कंटिन्यूसली शासन किया था औरंगजेब ने। तो ये भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो देखिए, औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया। तो औरंगजेब में हम सबसे पहले पढ़ते हैं औरंगजेब का जन्म। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के दोहाद में हुआ था। इनका जन्म उज्जैन के दोहाद में हुआ था। उज्जैन के दोहाद में हुआ था। इनका जन्म उज्जैन के दोहाद में हुआ था। इनके बचपन का नाम कई बार याद रखना, ये पूछ लिया जाता आपसे। इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम आलमगीर था। इनके बचपन का जो नाम था वो आलमगीर था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1637 की। 1637 में इनका जो विवाह था, इनकी जो शादी थी वो रबिया उद दौरानी के साथ की गई। रबिया उद दौरानी के साथ की गई। रबिया उद दौरानी। और इन्होंने क्या किया, अपनी इस बीवी को एक उपाधि दी थी, इसने एक टाइटल दिया था। और इसी को जो उपाधि दी थी वो क्या थी, दिलरास बानो बेगम। और ये किस नाम से जानी गई थी, दिलरास बानो बेगम के नाम से जानी गई थी। तो हम पढ़ते हैं 1637 में इसका विवाह हुआ था रबिया उद दौरानी के साथ में। और यही जानी गई थी किस नाम से, दिलरास बानो बेगम, क्योंकि इन्होंने इसकी खूबसूरती से खुश होकर अपनी बीवी को ये उपाधि दी थी, अपनी बेगम को ये उपाधि दी थी। ये आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसने शासक बनते ही क्या किया, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे। एज पर एग्जाम्पल, इसने जुआ खेलना, इसने शराब पीना और इसने तंबाकू के सेवन के ऊपर, इसने तंबाकू के सेवन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इसने इनको बैन कर दिया। यानी शासक बनते ही इसने क्या किया, शराब पीना, जुआ खेलना, तंबाकू का सेवन करना, इन सब पर बैन लगा दिया। साथ में इसने क्या किया, जहांगीर की, इसने क्या किया, जो जहांगीर की न्याय की जंजीर थी, जहांगीर की जो सोने की जंजीर थी, सोने की जो जंजीर थी जो इसके दादा ने लगवाई थी, इस जंजीर को भी हटवा दिया। ये सारी काफ़ी सारे ऐसे काम किए थे, इसने सोने की जंजीर को हटवा दिया। हाँ, एक काम इसने अच्छा किया था, इसने सती प्रथा और दास प्रथा को ख़त्म किया था, जो मैं एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। इसने सती प्रथा व दास प्रथा को ख़त्म किया। देखिए, हम हिंदुओं में एक प्रथा थी, सती प्रथा बताया था, और ये हिंदुओं के लिए अच्छा काम किया था, इसने सती प्रथा को ख़त्म किया था। इसके बाद इसने, हाँ ये हम याद रखेंगे, लगभग 100 साल बाद अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर खत्म किया था पिलग्रिम टैक्स, इसने हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर लेना फिर से स्टार्ट कर दिया। इसने हिंदुओं से जो तीर्थ यात्रा कर होता है, तीर्थ यात्रा जो टैक्स होता है, ये लेना फिर से स्टार्ट कर दिया 1664 में। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं, बात है 1668 की। हम पढ़ते हैं, बात है 1668 की। तो 1668 में इसने क्या किया, इसने 3 हिंदू मंदिर तुड़वा दिए। 1668 में इसने 3 हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया, नष्ट करवा दिया। कौन से? इसने मथुरा का केशवराय मंदिर को तुड़वाया। मथुरा का केशवराय मंदिर, इसने मथुरा का केशवराय मंदिर को तुड़वा दिया। तो हम पढ़ते हैं, इसने मथुरा का केशवराय मंदिर तुड़वा दिया। नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं, इसने वाराणसी का, तो हम इसके अंदर पढ़ते, इसने मथुरा का केशवराय मंदिर तुड़वाया, इसने वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया, विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया। और नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं, इसने सोमनाथ मंदिर को तुड़वाया,
इसने सोमनाथ जो मंदिर है इसको भी तुड़वाया। तो हम पढ़ते हैं इसने 1668 में 3 हिंदू मंदिर तुड़वा दिए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने 1668-69 में ही हिंदू त्योहार बनाने पर बैन लगा दिया। हम पढ़ते हैं इसने हिंदू त्योहार बनाने पर बैन लगा दिया। हिंदू त्योहार बनाने पर बैन लगा दिया, यानी इसने ये कहा भारत में कोई भी हिंदू त्योहार नहीं बनाएगा, ये भी इसने बैन लगा दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1670 की, इंपॉर्टेंट फॉर HSSA। तो गौर से सुन लीजिए सारे स्टूडेंट, औरंगजेब से आपके हरियाणा में आने वाला ये क्वेश्चन है, इसको गौर से सुनेंगे। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1670 की। 1670 में एक बैटल हुआ था जिसका नाम है तिलपत का युद्ध, जिसका नाम है तिलपत का युद्ध। और जो ये तिलपत का युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था? तो हम पढ़ते हैं जो तिलपत का युद्ध है ये हुआ था, एक तरफ औरंगजेब था इस युद्ध में, और दूसरी तरफ इस युद्ध में राजा राम था, और एक इसमें गोकुला जाट था। राजा राम का साथ दिया था गोकुला जाट ने। तो इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई, राजा राम गोकुला जाट की हार हुई, और गोकुला जाट को मौत के घाट उतार दिया गया। तिलपत का युद्ध, ये तिलपत फरीदाबाद के पास है, तो याद रखेंगे गोकुला जाट को मार दिया गया, औरंगजेब की जीत हुई थी, राजा राम की यहाँ पे हार हुई थी। तो ये युद्ध आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, तो एक बार जल्दी से इसका भी ओवरव्यू लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी मैं HSSC के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। बात है 1672 की। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1672 की। 1672 में नसीबपुर का युद्ध हुआ। नसीबपुर का युद्ध हुआ 1672 में। नसीबपुर ये नारनौल के पास में है, तो याद रखोगे नारनौल के पास में युद्ध हुआ। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? वीरभान, संत वीरभान जो महेंद्रगढ़ के पास किसी गांव के रहने वाले थे, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं दूसरी तरफ औरंगजेब के बीच था। और इसमें काफ़ी सारे सतनामियों को मौत के घाट उतार दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब की जीत हुई थी, इसी वजह से औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसी वजह से औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। तो हम पढ़ते हैं औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है क्योंकि उसने संत वीर भान के साथ काफ़ी सारे सतनामियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1675 की। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1675 की। 1675 में इसने गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने पर, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने पर, इस्लाम स्वीकार न करने पर फांसी की सजा दी, यानी कि मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये भी आप याद रखोगे। इनको फांसी कहाँ दी गई थी, कहाँ इनका अंतिम संस्कार हुआ था, ये मैं आपको सिख गुरुओं में पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखोगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। 1679 में इसने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया, वही जजिया कर जो कभी अकबर ने हटाया था। और जजिया कर बारीकी से बता चुका हूं, हिंदुओं से लिया जाने वाला गैर धार्मिक कर था जजिया कर, और इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। इसने फिर से ये जजिया कर लगा दिया, तो ये भी आप याद रखोगे। 1679 में इसने क्या किया, हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया, तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1681 की। 1681 में इसके बेटे ने विद्रोह कर दिया, इसके बेटे ने विद्रोह कर दिया, और इसके बेटे का नाम था अकबर सेकंड। इसके बेटे का नाम था अकबर सेकंड, और विद्रोह किया तो इसके बेटे की हेल्प किसने की? इसकी बेटे की हेल्प की शिवाजी के बेटे संभाजी ने। संभाजी ने इसकी हेल्प की, इसके बेटे की, जो शिवाजी का बेटा था। इसको बुरा लगा क्योंकि शिवाजी यानी मराठाओं ने इसके बेटे की विद्रोह करने के अंदर हेल्प की है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो ये अकबर सेकंड था, मैं नोट डाउन में लिख देता हूँ इसको। जो अकबर सेकंड था ये 8 साल तक
अकबर सेकंड 8 साल तक संभाजी के पास रहा था। 8 साल तक संभाजी के पास रहा था। संभाजी के पास रहा था। तो हम पढ़ते हैं 8 साल तक संभाजी के पास रहा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1685 की। 1685 में राजा राम ने 1685 में राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूटा। आगरा में अटैक करके अकबर के मकबरे को लूटा। अकबर के मकबरे को लूटा। अकबर के मकबरे को लूटा 1685 में राजा राम ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1686 की। लेकिन हाँ, आप ये भी याद रखोगे, देखिए जो 1685 में राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूटा था, और इसके बाद आप याद रखोगे, एक हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देता हूं, ध्यान में आ गया मेरे यहीं पे। 1685 में राजा राम का एक भतीजा था जिसका नाम था चूड़ामन जाट। जिसका नाम था चूड़ामन जाट, और इस चूड़ामन जाट ने जाट वंश की नींव डाली थी। इसने जाट वंश की नींव डाली थी। चूड़ामन जाट ने जाट वंश की नींव डाली थी। और आपसे पूछ लिया जाए जाट वंश की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी, तो आप याद रखोगे औरंगजेब के समय में जाट वंश की नींव डाली थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1686 की। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1686 की। 1686 में औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान स्टार्ट किया। दक्षिण भारत विजय अभियान स्टार्ट किया। दक्षिण भारत विजय अभियान प्रारंभ किया। और इस दक्षिण भारत विजय अभियान 1686 में प्रारंभ किया, और इसने अगले ही साल 1687 में बीजापुर को जीत लिया। और इसने 1688 में गोलकुंडा यानी हैदराबाद को भी जीत लिया। गोलकुंडा को जीत लिया। इन दो प्रांतों को जीत लिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे इसने इन दो प्रांतों को जीता, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्कअप कर देता हूँ, काफी सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। इनको जीतने के बाद मुगलों के सूबों की संख्या, इनको जीतने के बाद मुगलों के सूबों की संख्या मुगलों के सूबों की संख्या सर्वाधिक, सूबों की संख्या सर्वाधिक औरंगजेब के समय में थी। सर्वाधिक औरंगजेब के पास थी, यानी औरंगजेब के समय में थी। और ये कितनी थी? 19 से बढ़कर ये 21 हो गई थी। इस लाइन को मैं आपको गौर से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, जैसे ही औरंगजेब ने दक्षिण भारत का विजय अभियान स्टार्ट किया, उत्तर भारत तो सारा इनके पास था ही, दक्षिण भारत में इसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया 1686 और 87 में। तो इनके सूबों की संख्या बढ़ गई थी। तो आपसे पूछा जाता है मुगलों के सूबों की संख्या सर्वाधिक किसके शासनकाल में थी? औरंगजेब। अब आप ये कहोगे सर सूबे क्या हैं? तो प्रोविंस यानी प्रांत। इनके पास कुल मिला के 19 सूबे हुआ करते थे उत्तर भारत के, लेकिन 2 दक्षिण भारत के सूबे मिला के 21 हुए। तो आपसे पूछा जाता है मुगलों के सर्वाधिक सूबे किसकी यहां पे थे? तो आप याद रखोगे मुगलों के समय में सर्वाधिक सूबे औरंगजेब के पास थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1689 की। 1689 में इसने यानी औरंगजेब ने संभाजी पर अटैक किया। संभाजी पर अटैक किया और संभाजी की हत्या कर दी। और हत्या करके इसने क्या किया? संभाजी की पत्नी और संभाजी के बेटे को कैद कर लिया। इसने संभाजी की पत्नी और संभाजी के बेटे को कैद कर लिया। संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई और संभाजी के बेटे का नाम था साहू। इसने क्या किया? इन दोनों को कैद कर लिया। तो हम पढ़ते हैं, इसने संभाजी की हत्या कर दी क्योंकि संभाजी ने सहायता की थी किसमें? इसके बेटे के विद्रोह करने में। तो इसने क्या किया? इसने संभाजी की पत्नी येसुबाई, संभाजी के बेटे साहू को कैद कर लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1707 की।
1707 में दक्षिण अभियान में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, यानी औरंगजेब की नेचुरल डेथ हुई। तो हम पढ़ते हैं औरंगजेब की डेथ हो गई किसमें, 1707 में। इसके बाद आपसे इसका मकबरा पूछा जाएगा, तो आप इसके मकबरे याद रखोगे। तो औरंगजेब का जो मकबरा था, ये मकबरा महाराष्ट्र के दौलताबाद के खुलताबाद में है। तो आप याद रखोगे इसका मकबरा दौलताबाद में है। इसके बाद आपसे पूछी जाएगी इसकी आत्मकथा। इसकी आत्मकथा, इसकी आत्मकथा का नाम है आलमगीरनामा। इसकी आत्मकथा का नाम है आलमगीरनामा। और ये जो आलमगीरनामा है, इसके लेखक कौन हैं, तो याद रखोगे इसके जो लेखक हैं उसका नाम है काजिम सिराजी। काजिम सिराजी, काजिम सिराजी। और ये काजिम सिराजी कौन था, ये असद खां का बेटा था। असद खां कौन था, तो गौर से क्वेश्चन लिख लीजिए, एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। मुगलों के यहां, मैं लिख देता हूं, मुगलों के यहां सर्वाधिक समय तक वजीर के पद पर रहने वाला, सर्वाधिक समय तक वजीर के पद पर रहने वाला, वजीर के पद पर रहने वाला, वजीर के पद पर रहने वाला, मुगलों के यहां सर्वाधिक समय तक वजीर के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन था, असद खां। अब देखिए मैंने क्या लिखा बोर्ड पे, तो सारे स्टूडेंट देखिए, मैंने लिखा है इसका मकबरा दौलताबाद में, इसकी आत्मकथा का नाम था काजिम सिराजी, सॉरी इसकी आत्मकथा का नाम था आलमगीरनामा। और आलमगीरनामा किसने लिखी थी, काजिम सिराजी ने। काजिम सिराजी कौन था, असद खां का बेटा था। अब असद खां कौन था, तो गौर से सुने, मुगल जितने भी मुगल शासक आए हैं इनके यहाँ पे सर्वाधिक समय तक अगर कोई वजीर के पद पे रहा है, या फिर आपको बता दूं औरंगजेब ने जब दक्षिण अभियान शुरू किया था तो उत्तर भारत की जिम्मेवारी असद खां को सौंप के गया था, और ये सर्वाधिक समय तक वजीर के पद पे भी रहा था। तो इसी को वजीर का पद मिला था मुगलों के यहाँ पे। तो आपसे पूछ लिया जाए मुगलों के यहाँ सर्वाधिक समय तक वजीर के पद पे कौन रहा था, असद खां, और ये लगभग 31 साल तक रहा था। तो हम पढ़ते हैं ये वजीर के पद के ऊपर लगभग 31 साल तक रहा था। तो आप याद रखोगे ये वजीर के पद पर लगभग 31 साल तक रहा था। तो ये हम पढ़ते हैं किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। तो देखिए ये था आपका औरंगजेब। अब मैं आपको बता दूं औरंगजेब आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को मुगल सारे पढ़ा दिए हैं। तो मुगलों की शुरुआत हुई थी बाबर से, बाबर के बाद आप लोगों ने पढ़ा हुमायूं को, हुमायूं के बाद आपने पढ़ा अकबर को, अकबर के बाद आपने पढ़ा जहांगीर को, फिर पढ़ा आपने शाहजहां को, और अब पढ़ा आपने औरंगजेब को। तो ये सारे के सारे योग्य शासक थे, यानी कि सारे के सारे लायक शासक थे। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद भी मुगल शासक हैं जिनको बोला जाता है उत्तरवर्ती मुगल शासक, जो आप पढ़ते हो बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह जफर तक। तो आपको मैं बता दूं बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह जफर तक करीब 12 शासक आएंगे, सारे के सारे अयोग्य होंगे, उनमें पढ़ने का कुछ भी नहीं है। आज तक एग्जाम में वहां से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता, तो वो हमें कोई भी नहीं पढ़ने हैं। एचएसएससी के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आप इन 6 से 7 शासकों को अच्छे से याद कर लेना। तो आज की क्लास की एंडिंग हम यहीं करते हैं। आने वाली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं, हमने बीच में एक वंश छोड़ दिया था जो मैंने आपको बताया भी था, शेरशाह सूर्यवंश या सूर डायनेस्टी। तो हम सूर्यवंश की शुरुआत करेंगे हमारे आने वाली क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में। उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं मराठाओं के शिवाजी के बारे में, क्योंकि मराठाओं से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो शिवाजी के यहाँ से डेफिनेटली बनता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य, जिसमें हम कृष्ण देवराय को पढ़ेंगे, जो एचएसएससी कलरक के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वहां से। और हम बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिख साम्राज्य पढ़ेंगे, और फिर आप लोगों का जो मध्यकालीन इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बार बार बता चुका हूँ एग्जाम नियर बाय आ चुके हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट का। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास के अंदर।